राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मंच पर हमारे बीच में हैं और निश्चित तौर पर मैम आपने बहुत हमें समय दिया और एक सार्थक चर्चा रही। अलग अलग मुद्दों पर हमने बात करी। रामराज का जिक्र हम कर रहे हैं और रामराज की संकल्पना कल्पना गढ़ना इतना आसान नहीं है। जब हम कलयुग की भी साथ साथ बात करते हैं तो राज की भी बात हुई और राज के साथ साथ समाज की भी बात हुई। किस तरह की जिम्मेदारियां होनी चाहिए, किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करके रामराज की कल्पना साकार हो सकती है, इन तमाम पहलुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगले सत्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच राव नरवीर साहब बहुत समय से आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राव नरवीर जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। चूंकि रामराज की बात हो रही है और राज के भी बहुत से नुमाइंदे हमारे बीच में रहे, चाहे पक्ष की बात हुई विपक्ष की बात हुई, एक सार्थक चर्चा का माहौल लगातार बना हुआ है और इसी कड़ी में हम राव नरवीर जी से चर्चा करेंगे। रामराज कैसा होना चाहिए, इस वक्त रामराज की कल्पना कितनी आसान है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू अतुल जी। शुक्रिया सोनल। तो राव नरवीर साहब हमारे साथ काफी देर से मौजूद थे सभागार में और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। नरवीर साहब सुबह से ही हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम राज्य की परिकल्पना, और अभी मैं सुधा जी को सुन रहा था तो वो कह रही थी कि परिकल्पना तो बहुत पहले की थी लेकिन अब उसको साकार होते हम देख रहे हैं। पहले तो एक सकारात्मक सवाल, फिर चूंकि आप राजनीतिक भी हैं तो राजनीति वाला और नकारात्मक सवाल तो आएंगे ही आएंगे। जो इस वक्त राम राज्य को लेकर पूरे विश्व में कई देशों में माहौल दिखाई दे रहा है, बहुत ऊर्जा देता है। क्या आपने खुद इतने लंबे समय के अपने राजनीतिक जीवन में सोचा था कि यह समय दिखाई देगा, खुद हम देख पाएंगे? नहीं, सोचा नहीं था। उम्मीद करते थे कि राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी जी, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और फिर उम्मीदें जगने लगी कि देश में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत से पूर्वज हमारे चले गए दुनिया में सोचते सोचते कि राम राज्य की स्थापना हो। प्राण प्रतिष्ठा अब ये 22 तारीख को हो रही है, तो ये हमारा सौभाग्य है जो यहाँ पर हैं सब इस देश में दुनिया में जी, कि प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। ये सबका सौभाग्य है। उम्मीद पहले नहीं थी कि ये होगा। जिस वक्त हम राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं 22 तारीख, वो तारीख तय हो गई जिस तारीख के बारे में आप लोगों की पार्टी से पूछा जाता था कि वो तारीख भी कभी बताएंगे या सिर्फ मंदिर ही बनवाएंगे। अब उस तारीख में एक तरफ आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आज की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो कांग्रेस न्याय जोड़ो यात्रा भी निकाल रही है, उसकी शुरुआत वो कर रही है। यहां पर मेरा सवाल यह है कि जो इवेंट बार बार कहा जा रहा है, इसे प्राण प्रतिष्ठा जैसा कार्यक्रम, उसको इवेंट क्यों कहा जा रहा, या ऐसा है? जो विपक्षी पार्टी है वो कोई ना कोई आलोचना तो करती है जी, उनका काम आलोचना का है, वो करेंगे। लेकिन ये आम जनता का ये वो व्यू है कि भाई राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो वो हो रही है। अब अपोजिशन क्या कहती है और विपक्ष का तो काम ही हमेशा सरकार की नीतियों की बुराई करना है जी, वो अपना प्रचार करते रहेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये कर रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जब आप कहते हैं कि विपक्ष का काम ही है, लेकिन कुछ विषय पर मुझे लगता है कि सबको एक होना चाहिए, वो एकजुटता आप लोग नहीं ला पाए। रामराज की तो जो अवधारणा है, अगर उसे हम साकार मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं तो वहां पर तो इस मंच पर या इस कार्यक्रम में सबको शरीक होने के लिए आपने आमंत्रित भी किया है, आप कर भी रहे हैं। और चूंकि आप तो एक सरकार के तौर पर हैं, पार्टी के तौर पर हैं, जो असल में ट्रस्ट है वो लोग आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बावजूद उस पर सवाल उठाना, टाइमिंग को लेकर, मुहूर्त को लेकर, उस दिन को लेकर। मैंने कहा ना, विपक्ष का काम आलोचना करना है। और आप किताबों में हम पढ़ते हैं कि जब राम का जन्म हुआ, राम ने अपने टाइम में राज किया, तो खिलाफत तो उनकी भी होती थी, विपक्ष उनका भी था, क्रिटिसाइज उनको भी लोग करते थे, तो काम चलने का है। मोदी जी राज कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, और क्या राम न्यास मंदिर बन रहा है। विपक्ष का नहीं देखना चाहिए कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष तो कोई भी सरकार रही हो, रामराज के टाइम में भी विपक्ष था, उनकी भी लोग आलोचना करते थे। आम जनता ये देखती है, प्रजातंत्र में एक चीज देखी जाती है कि रामराज है क्या। रामराज, मेरा ये सोचना है कि रामराज में यदि जनता आपको चुनती है और जनता सरकार बनाती है तो वो राज अच्छा समझ के ही बनाती है जी। हाँ, तो यदि मोदी जी को लोग
बना रहे हैं, 2 बार बना दिया, तीसरी बार की लोग उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बनेंगे, तो ये रामराज ही है और क्या है। जनता से ज्यादा नुमाइंदा कोई नहीं फैसला कर सकता कि भाई रामराज कैसा हो। जी, अच्छी बात कही आपने। अब जब रामराज का जिक्र आता है तो एक अपने आप में तुरंत संदेश चला जाता है मन से कि हाँ, एक पूजा पाठ जैसा कोई कार्यक्रम होगा। लेकिन जब रामराज को हम बाबा साहब अंबेडकर की किताब के हिसाब से देखते हैं, जो उनकी अवधारणा थी या जो उन्होंने सोचा था, जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस रामराज्य को चाहते थे उसको समझते हैं, तो वहां पर इन विषयों पर चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि उसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, संरचना भी है, हर तबके को बराबरी का अधिकार भी है। लेकिन आज ठीक उल्टा आप पर आरोप लगता है कि मोदी राज में अब आप रामराज का जिक्र तो कर रहे, लेकिन वहां अलग अलग तबकों को बांट दिया गया, सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा। नहीं, मेरा तो ऐसा मानना नहीं है। रामराज में आप अच्छी शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, सेहत का आप लोग ख्याल करें, वो सब काम हो रहा है। गरीब अमीर आदमी सबके ख्याल रखा जा रहा है, और कोई ऐसी भारतवर्ष में तो कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम तो आलोचना करना, और वो करते रहेंगे। तो इस आलोचना से उनको लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि आलोचना भी वो तो लाभ मिलेगा नहीं, लाभ मिला भी नहीं है, लाभ मिला भी नहीं है जी। हाँ, मिलना नहीं, मिलेगा, मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं, फिर भी कर आलोचना करते रहेंगे। विपक्ष का काम ही आलोचना करना, तो करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, अब जब विपक्ष का काम आलोचना करना ही और वो करते रहेंगे तो शायद उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। और यही आरोप भी लग रहा है कि आप लोग इस कार्यक्रम को एक इवेंट की तरह आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो एक पूजा पाठ कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र कि भाई राम का मंदिर बनना चाहिए, आस्था से जुड़ा हो। इसमें कोई राजनीतिक दूसरे लोग ले राजनीति तो राजनीति मानी जाएगी कि कहीं राजनीति। वैसे ये प्राण प्रतिष्ठा है और ये धार्मिक काम है, हमारे अंदर से जुड़ा हुआ एक वाक्य है। और हम सुबह उठते हैं तब भी हर आदमी हमारे उसमें कहता है कि राम राम जी, राम राम जी। तो अंश अंश में बसा हुआ राम है, और उसकी यदि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो इससे बड़ा काम हमारे लिए क्या हो सकता है, और सभी देशवासियों के लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। राव साहब, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, राजनीति में इतना लंबा वक्त आपने दिया है। विपक्ष का तो मुझे समझ में आता है कि आप उस पर जवाब दे रहे हैं कि आलोचना करना, और चूंकि जब सतयुग का दौर था, त्रेता का दौर था, उस वक्त में भी सुर असुर होते थे। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, वो राजनीति के समय बदल गया कलयुग के दौर में। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय अब यहां पर यह आता है कि जब शंकराचार्य, वो भी 4 के 4 शंकराचार्य इसका विरोध कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अधूरा है अभी निर्माण कार्य, अभी ये नहीं होना चाहिए, घड़ी ठीक नहीं है, वहां पर उस विपक्ष को और मौका मिलता है कि हाँ, जब हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों? नहीं, मेरे से पहले सुधा यादव जी ने इसका जिक्र किया, आपने सवाल किया। मैं चाहता हूं आप भी बताएं। मेरा तो मानना यह है कि जब जो न्याय इसको बना रहे हैं उन्होंने ये टाइम रखा है जी, और टाइम भी सोच समझ के रखा होगा। लेकिन मैंने कहा ना, विपक्ष का काम आलोचना करना, तो आलोचना करते रहेंगे। अरे शुभ मुहूर्त निकाला गया यार, इसके बारे में मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि गलत है, अच्छा काम है, और अच्छा काम कभी भी कर दो अच्छा ही होता है। चलिए, अच्छी उसका बात कोई है, समय निश्चित नहीं होनी चाहिए भाई। अब इससे आगे हम बढ़े, हरियाणा की धरती पर हम बैठे हुए हैं, गीता का जिक्र होता है, यहां से संदेश की बात होती है गीता श्लोकों के माध्यम से, और अब राम राज्य पर भी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। हमने कल जब फरीदाबाद से इसकी शुरुआत की तो वहां पर तमाम संत महाराज लोग आए थे, उन लोगों ने सबने इसका बहुत खुले दिल से स्वागत किया और कहा कि हमने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा दिन हम देख पाएंगे। अब आगे की क्या प्लानिंग है कि राम राज्य में पूरे देश के हिसाब से किस तरह का वातावरण हो? अगर विपक्ष को आलोचना करने का मौका मिले, वो मौका बिल्कुल ना चूके, लेकिन ऐसी चीजों में एक संदेश पूरे देश से जाए। हरियाणा में तो रामराज 2014 से एक संत मुख्यमंत्री बना बैठा है, इससे बड़ी और कल्पना क्या हो सकती है? जो सुबह उठ के 5-6 बजे से रात के 12 बजे तक सिर्फ जनता के हित की सोचता हो, तो मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी कल्पना रामराज की हो नहीं सकती। और फिर मैंने पहले कहा है कि जब राम ने भी राज किया तो आलोचना तो उसकी भी हुई, लेकिन हरियाणा सरकार ने अच्छा काम किया इस समय में। ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले, हमारे बीच में एक मेहमान थे, मेवात के इलाके से आते हैं, लियाकत अली साहब उनका नाम था। उन्होंने कांग्रेस के कुछ मुद्दों पर उनका समर्थन भी किया, लेकिन बीच में जैसे ही उन्होंने सीधा टारगेट किया कि सरकार ये नहीं कर रही, तो उन्होंने गिनकर बताया इस हरियाणा में रामराज, जैसा आप कह रहे हैं कि 14 के बाद से ही है, 14 से ही है, वो क्यों है? आपकी नजर में वो क्यों है? लियाकत साहब ने तो बता दिया, आपकी नजर में? नहीं, हरियाणा में तो पिछले राज्यों की आप कल्पना कीजिए,
और आज हरियाणा की इन 10 सालों में कल्पना कीजिए, मैं ज्यादा लंबी नहीं जाता, 10 साल की कहता हूँ, तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ और व्यवस्था परिवर्तन हुआ। और व्यवस्था परिवर्तन में कुछ कठिनाई आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पोर्टल चालू कर दिए, इसमें दिक्कत आती है। आपको दुनिया में कहीं भी जो भी व्यवस्था परिवर्तन हुआ, थोड़ी बहुत कठिनाइयां जरूर आती हैं। जब वो ठीक हो जाती है तब लोगों को लगता है कि ये काम अच्छा हुआ। आप देखिए कितने हमारे यहाँ, हरियाणा की बात मत करिए, आप गुड़गांव जहां बैठे आप देखिए 2014 में गुड़गांव की हालत क्या थी, आज गुड़गांव की हालत क्या है। इतने काम हुए हैं गुड़गांव में। सरकार हम बनाते हैं जी, हमेशा दक्षिण हरियाणा सरकार बनाई और विकास के काम दूसरे जिलों में होते थे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव जिला देता है। आज गुड़गांव में इन 10 साल में मनोहर लाल जी की सरकार में बहुत से विकास के काम हुए जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने काम हुए। पहले हम क्या करते थे, एमएलए मिनिस्टर हम पहले भी रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे काम में उलझे रहते थे। इस 10 सालों में बहुत से विकास के काम हुए जिसकी कल्पना नहीं थी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बना, नारनौल में बन रहे, और बहुत से काम है, सारे एलिवेटेड बन गए। द्वारका एक्सप्रेसवे आपके बगल में ही है। बिल्कुल। तो सोचा हिंदुस्तान में इससे अच्छा रोड, इससे महंगा रोड नहीं है। बादशाहपुर एलिवेटेड, सारे फ्लाईओवर, गुड़गांव की कनेक्टिविटी कहाँ थी? नया गुड़गांव, पुराने गुड़गांव में जमीन आसमान का अंतर था। आज सब जगह आप सुचारू रूप से जा सकते हैं। तो बहुत काम ऐसे नहीं, अब मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम आलोचना करना। यदि कल्पना करेंगे और आप सोचेंगे और विचार करेंगे कि पहले क्या हुआ, 52 से चुनाव होते आ रहे हैं, 2024 आ गया, पहले सरकार और सभी राजनीतिक दलों की सरकार इस देश में प्रदेश में रही है, और इस 10 सालों में कितने विकास के काम किए, तो तुलना करेंगे तो मनोहर लाल जी की सरकार ने और सरकारों से बहुत ज्यादा काम किया। एक पत्रकार के तौर पर हमें भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और अभी विपक्ष के मेहमान थे, उन्होंने कहा कि मीडिया चैनल्स दिन भर रामराज्य दिखा रहे हैं, प्रायोजित है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम क्या दिखाएं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुद्दों की बात करिए, नोटबंदी की बात करिए, जीएसटी की बात करिए। मैंने कहा आपने तो कई चुनाव में कर लिया इसकी बात, उसका परिणाम आपको क्या मिला? और आप हमारा ही चैनल देख लिया करिए, आप मीडिया चैनल की बात करिए, हमारा ही चैनल आप देखा करिए, आपको सारी खबरें वो दिखाई देंगी। यहां पर ये क्या जानबूझकर उलझने या उलझाने की कोशिश में वो लोग खुद उलझ रहे हैं? जब कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो इसी प्रकार की बात की जाती है। आज सारा देश एक तरफ हो रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी देश में अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो अपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो मीडिया के ऊपर ही बात उठाएंगे। कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी 4-5 स्टेटों में चुनाव, उनका रिजल्ट उन्होंने देख लिया। तो जब जनता साथ होती है तो फिर विपक्ष के बाद मुद्दा नहीं होता, तो फिर किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई आरोप लगाते रहते। ठीक है, अब यहां पर जब आप चुनाव का जिक्र कर रहे थे तो सवाल ये मन में आया मेरे कि अब इस रामराज की जो साकार होते हुए में तस्वीर देख रहे हैं, बहुत नजदीक वो चुनाव है जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसको गठबंधन बनाकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है कि कम से कम इस बार पुनरावृत्ति केंद्र में आप लोगों की ना हो। क्या लगता है आपको, वहां पर किस तरीके से विपक्ष इस रामराज्य के दौर में आपको परास्त कर पाएगा, खुद परास्त होगा, या कुछ मिली जुली तस्वीर निकल कर आएगी? नहीं, विपक्ष तो हमेशा ही कोशिश करता है। 2019 में भी विपक्ष ने अपनी तरफ से कोशिश करी। कभी चुनाव हो, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि मैं सत्ता में ना हूं। जब से स्वाभाविक प्रजातंत्र हुआ तब से स्वाभाविक है ये, और अब भी वो कोशिश करेंगे। लेकिन आम जनता है, हिंदुस्तान की जनता ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश के हित सुरक्षित है, और आज देश प्रगति करता है हर रूप में, चाहे वो विकसित भारत के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो। आज भारतवर्ष की कदर दुनिया में होने लगी है। आज यदि हम बाहर भी जाएंगे तो लोग ये कहते हैं कि आप हिंदुस्तान से आए हो। जो 10 साल पहले भारतवर्ष की कदर नहीं थी, वो आज कदर है। चलिए, जोरदार तालियां भाई। विकसित भारत का आपने जब जिक्र किया तो वहीं से रामराज से जुड़कर एक सवाल आता है कि ये सोच, चूंकि आप जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे अलग अलग प्रदेशों में, बीजेपी एक ऐसी पार्टी कि आप लोगों ने गांव-गांव में, पंचायतों में, पन्ना प्रमुखों के जरिए 14 से हम लगातार देख रहे हैं कि अपनी पैठ बना रहे हैं और अनवरत काम पर लगे हुए हैं। ये जो विकसित भारत और विकसित राम राज्य वाला भारत है, इसमें हरियाणा, और हरियाणा के बाद मैं देश पर भी आऊंगा, पहले हरियाणा पर, कि पिछले चुनाव में हमने देखा कि कुछ कमी आई। गांव में आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई, परसेंटेज था वोट का लेकिन उतना नहीं था। इस बार आपने बहुत पहले से ही, चुनाव के 1 साल 1.5 साल पहले से ही वो तैयारी शुरू कर दी है।
क्या दिख रही है तस्वीर वहां? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 मास चुनावी प्रक्रिया में रहती है, आम जनता से जुड़ी 365 दिन कोशिश करती है आम आदमी से जुड़ा। भारत विकसित यात्रा के द्वारा हर आदमी को ये बताया जाए, चाहे गांव हो चाहे शहर के वार्ड हो, कि इस टाइम में ये विकास के काम हुए, नई नई योजनाएं। और सही बात तो ये, बिना विकसित भारत की यात्रा के देखे मैं भी उतनी योजनाएं आज आपको नहीं बता सकता जितनी योजनाएं इस देश और प्रदेश में चल रही हैं। यदि उस किताब को पढ़ के बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। आम आदमी को इस विकसित भारत की यात्रा के द्वारा बताया जा रहा है कि देश में इतनी सुविधाएं सरकार के तरफ से दी जा रही हैं, वो विकसित भारत यात्रा है। जब योजनाओं का जिक्र होता है और आप बताने जाते हैं तो सबसे प्रमुख कोरोना काल में हमने देखा, क्योंकि हम लगातार एक मीडिया चैनल के नाते, एक मीडिया कर्मी के नाते प्रतिदिन हम आते थे और लोगों तक कुछ न कुछ ऐसी खबरें जो कि उनको ऊर्जावान रखें, डिप्रेशन से अलग रखें, वो भी पहुंचाने की कोशिश की। सरकार के सामने चुनौती थी, डॉक्टरों के सामने चुनौती थी, पुलिसकर्मियों के सामने चुनौती थी। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मजदूर वर्ग को, तमाम लोगों को जो अपने घरों में, अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में फंस गए हैं, उन तक कम से कम भोजन पहुंचे। और वो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला गया और अब वो आंकड़ा हो गया है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हैं। जब राशन देने का जिक्र आता है तो विपक्ष तुरंत हमलावर होता है कि क्या राम राज्य है, क्या ये देश है जहां पर इतने लोगों को आपको मुफ्त में पेट भरना पड़ रहा है। ये मुफ्त वाला बाकी पार्टियां अलग अलग प्रदेशों में करके अपनी सरकार बना लेती हैं, तब बुरा नहीं लगता, लेकिन यहां पर उनको बुरा लगता है। दोनों के बीच में अंतर क्या है, मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, कोरोना काल तो एक प्रकृति का प्रकोप था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा समय आएगा कि भाई कोरोना आ जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं। दूरियां ही दवा बन गई, नजदीक कोई आता नहीं था, रिश्तेदार, मैं तो ये मानता हूं कि बेटा बेटी भी नजदीक नहीं आते थे यदि किसी के कोरोना हो जाए। तो वो एक कुदरत का प्रकोप था और वो अकेले हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में आया। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतने कम लोगों की मैं कह सकता हूं कि मृत्यु हुई, इतनी जल्दी संभाला और दुनिया को भी दवाई हमने सप्लाई करी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन लोगों को बचाने में कामयाब हुए जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, जिन गरीब देशों में पैसे देने के भी नहीं थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन देशों तक भी दवाई पहुंचाई थी जिनसे हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं थे, उन तक भी हमने दवाई पहुंचाई। और विपक्ष का काम तो मैं कह रहा हूं आलोचना करना, कोई अच्छा काम करो, कोई बुरा काम करो। राम के टाइम में भी उनकी आलोचना हुई। आज नरेंद्र मोदी उस अंतर को आपसे समझना चाह रहा था कि जब फ्री की बात कही जाती है और यह उदाहरण दिया जाता है कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर शिक्षा, चिकित्सा, ये सब फ्री दी जाती है, तो लगता भी है कि हाँ अच्छी बात है, हमारे देश में भी होना चाहिए। लेकिन जब राशन फ्री की बात होती है तो कहते हैं कि क्या गरीब देश है, आप राशन दे रहे हैं, सरकार राशन दे रही है। वहीं कहीं और प्रदेश में जाकर या देश में चुनाव के दौर में आकर अपनी पार्टी का, गठबंधन का जो संकल्प पत्र आता है, मैनिफेस्टो आता है, उसमें वो फ्री के वादे करते हैं। तो आपके फ्री में उनको दिक्कत है, उनके फ्री में वो कहते हैं नहीं जरूरी है। तो इसका अंतर मैं समझना चाहता हूं। जनता इसमें सोचती है कि ऐसा है क्या? नहीं, वो पक्षपात के अनुसार बांटते हैं, हम लोग सबको देते हैं, ये फर्क है। मोदी जी के राज में सब बराबर है, इतना फर्क है आज के उनके जमाने। वो किसी किसी को देते हैं, हम मोदी जी सबको देते हैं। 80 करोड़ लोग यदि गरीब हैं और गरीबी रेखा से नीचे भी हैं तो सबको राशन मिल रहा है। उसमें जात, बिरादरी, धर्म, ऊंचा नीचा वर्ग कुछ नहीं देखते, सबको देते हैं। लेकिन और लोगों में और पार्टियां वर्ग के अनुसार उनको सहूलियत देती, ये फर्क है। और इसीलिए जनता लोगों को जब वोट पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनती है कि ये निष्पक्षता से काम करती है, ये बड़ी बात है। धनखड़ साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं, जोरदार एक बार तालियों के साथ स्वागत किया जाए भाई धनखड़ साहब का, जोरदार तालियां। इन्हीं ने बुला ले भाई। अब यहां पर राव साहब प्रश्न ये आता है कि जब अयोध्या में हम 22 तारीख को देखेंगे, वो तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा संदेश जाएगा और उसका क्या प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा? आने वाले समय में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। आम हिंदुस्तान का जनमानस, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसकी मजबूरी हो सकती है कि वो आज दूसरी पार्टी के साथ खड़ा हो, इसकी खिलाफत कर रहा हो, लेकिन मन से हर आदमी के अंदर राम बसा हुआ है। और हम तो पैदा हुए जब से देखते आ रहे हैं कि, और हमारे अंदर ये भी है कि भाई राम राम हम कह के सुबह उठते हैं तो जब कोई मिलता है तो भावना हमारी राम के प्रति है। हो सकता पार्टी के तौर पे कोई खिलाफ करता हो, लेकिन हर आदमी के जनमानस के में, चाहे किसी भी इलाके का हो, वो सब राम राम को चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो, ये हर आदमी दिल से खुशी मना रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो।
आपकी पार्टी राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाती रही है और लगातार बनाती रही और आपने काम भी किया। सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिसमें 370 सबसे बड़ा कदम था, जो कि चुनावी दौर में विपक्ष के बार बार कहने के बाद भी आपके पक्ष में गया, क्योंकि वो देश की भावना थी। अब राष्ट्रवाद के साथ साथ आपके पास राम राज्य भी है। 24 की तस्वीर क्या देखते हैं? हरियाणा के चुनाव होंगे, उसकी तस्वीर आप क्या देखते हैं? हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होंगे, पिछली बार भी 2, जब तो राम राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, 10 की 10 सीट लोकसभा ने जीती। अब भी 10 की 10 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो विपक्ष का तो काम है आलोचना करना, लेकिन लोगों ने मन बना रखा कि मोदी जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहा, लोग उस बारे में बात कर। और हरियाणा में? हरियाणा में 10 की 10 सीट में कह रहा हूं। विधानसभा के चुनाव होंगे, जो विधानसभा की बताएंगे, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद बात करेंगे चर्चा। ठीक है, लेकिन अब लोकसभा की अगर आप बता रहे हैं तो पिछले दिनों एक बैठक हुई, उस बैठक में 7-3 का एक रेशियो तय किया गया। हालांकि बाद में वो लोग पलट गए, उन्होंने कहा कि नहीं अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि नहीं हमने प्रपोजल दे दिया है। तो वो 7-3 का कॉम्बिनेशन कितना? नहीं, आम आदमी पार्टी क्या कहती है हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही और क्या कर रही है हमें उस पर ध्यान देना अपना। भारतीय जनता पार्टी सदा 24 घंटे मैदान में रहती है और वो अपना कार्य कर रही है। हम 10 की 10 सीटें पहले जीते थे, आने वाले चुनाव में भी 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के अंदर कब राम राज्य आएगा चुनाव के हिसाब से? राम राज तो आ चुका, आप देख ही नहीं रहे। बहुत दिन पहले राम राज आ लिया। या वो लोग नहीं, लोग नहीं देख रहे, जिनको नहीं दिख रहा अलग बात, वरना राम राज की स्थापना तो हो चुकी। उदय भान जी का अभी ताजा बयान है, वो कहते हैं कि भाई कार्यक्रम आपका, हम ताली बजाने क्यों आए? अच्छा, वो उनकी सोच है, उनका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं उनके अंदर भी राम बसा हुआ है, मंच पे कह नहीं सकते अलग बात है, लेकिन राम राम तो वो भी करते हैं। लेकिन उनके सबसे बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया, खड़गे साहब को, सोनिया जी को। अभी कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं आपने, वो भी जाएंगे, 2 दिन रुक के जाएंगे जरूर, आप देख लेना, चुनाव से पहले जाएंगे, देख लेना। नहीं, अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि नहीं मैं जाऊंगा लेकिन उसके बाद जाऊंगा। मैं नाम नहीं ले रहा, सब जाएंगे, चुनाव से पहले सब मत्था टेक के आएंगे। मजबूरी हो जाएगी। कैसे लगा लो, सबके अंदर आस्था राम की है, वो वोट की अलग बात, लेकिन जाएंगे सब। नहीं, अब उन लोगों के अंदर आस्था राम की कैसे हो गई जिन्होंने कहा कि ये काल्पनिक है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है? कुछ मजबूरी भी होती है, मजबूरी है, राजनीति मजबूरी भी होती है। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब जब आप कहते हैं कि राजनीतिक मजबूरी है, उस बीच में मैंने पहले ही सवाल में आपसे कहा कि आप राम राज्य पर लगे हुए हैं, उस कार्यक्रम को और बढ़िया सुशोभित बनाए उस पर लगे हुए हैं। कांग्रेस पूरा विमान लेकर अपने तमाम नेताओं को लेकर पहुंची है और वो न्याय यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। उनके कई ऐसे वीडियोस भी आए जिसमें रोते बिलखते हुए लोग दिखाए गए हैं। ये दर्शाने की कोशिश है कि नहीं पूरा देश राम राज्य में नहीं है। मैंने कहा ना कि विपक्ष का काम आलोचना करना होता है, कहीं कोई गलतियां हो जाती है उसको दोहराने का, बार बार उसी को दोहराते हैं, तो वो उनका काम है, वो अपना काम करेंगे, जनता अपना काम करेगी। और जब जनता से बड़ा पैमाना, जनता से बड़ा न्यायालय कोई नहीं है। जब ये चुन के जिसको भेजते हैं वो उससे बड़ा न्यायालय नहीं है। चुनाव में भी जिताते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव। लोगों का मन है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आपने अभी जब गुरुग्राम का जिक्र किया था, आपने कहा कि रेवेन्यू के हिसाब से भी गुरुग्राम सबसे अव्वल रहता है, लेकिन फिर भी पहले की सरकारों में क्या तस्वीर थी, पूरे प्रदेश की क्या तस्वीर थी। मैं चर्चा कर रहा था तो मुझे एक फैक्ट पता चला कि अयोध्या में न जाने कितने लोगों ने एप्लीकेशन लगाया है कि हम होटल्स की चेन खोलना चाहते हैं। अयोध्या में मंदिर से कुछ दूरी पर एक मेरे जानने वाले हैं, उनका एक होटल है, वो बता रहे थे कि एक दिन का किराया इस समय 56,000 रुपए हो गया। विपक्ष फिर भी कह रहा है कि नहीं ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, आप इवेंट करा रहे हैं। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं यूं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा वो पिछड़ा हुआ इलाका था, अब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लोग बहुत जाएंगे, कई हजारों की तादाद में लोग जाएंगे, तो उनकी रुकने की व्यवस्था चाहिएगी। हर तबके के लोग जाएंगे, बड़े पैसे वाले भी जाएंगे, गरीब भी जाएंगे, तो उसी हिसाब से वहां लोग व्यवस्था करते हैं। टूरिज्म के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से लोग वहां जा रहे हैं और वहां व्यवस्था करेंगे, चाहे वो होटल बने, ढाबे बने, और चीजें बनेंगी। बहुत से लोग बड़े बड़े दानवीर हैं जो वो धर्मशालाएं भी बनाएंगे जी। सब जगह जो भी हमारा धार्मिक स्थल है, आज नहीं अयोध्या नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है सब जगह बड़े बड़े लोगों ने धर्मशालाएं भी बनाई। हमारा नेचर रहा है, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में है। चलिए, काशी हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा बाकी है। हो जाएगा समय आने दो।
कैसे होगा? जैसे ये होगा वैसे वो हो जाएगा। तो मतलब अब अयोध्या के बाद हम मथुरा पर फोकस करें। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, नारा था कि नहीं? अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम तो नारे लगाया करते जब हम भाजपा में शामिल हुए, उससे पहले भी लगाया करते ये होना चाहिए। मैं कह रहा कोई राजनीतिक दल में राम आस्था का केंद्र है। कृष्ण जी हमारे वहां पैदा हुए तो वो मंदिर बनना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो राम राज्य में फिर तोड़फोड़ के साथ कैसे राम राज्य होगा? तोड़फोड़ कहाँ हुई है? सोचने का नजरिया है, तोड़फोड़ कहाँ हुई? और मैं तो ये सभी धर्मों से अपील करता हूं कि जो ये हमारे धार्मिक केंद्र है, जो आस्था के केंद्र है, ये अपने आप ही खाली कर देने चाहिए। कोई इसका मुकदमा भी नहीं चलना चाहिए, कोई नहीं चलना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अब ऐसा देश में माहौल बन रहा है कि हाँ, कोर्ट को लोग स्वीकार कर रहे हैं, करना ही पड़ता है। लेकिन एक राजनीतिक दल जब ये कहता है कि ये हमारा संकल्प है, ये हमारा एजेंडा था जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ, और एक एक करके हम उसमें आगे बढ़े और हमने भी मुद्दे को जीवित रखा, लेकिन माना अंत में कोर्ट के जरिए ही। मैं मान ले ये एक संविधान है, संवैधानिक प्रक्रिया थी, उसको मानना पड़ा। लेकिन हमारे कण कण में बसा हुआ पूरा देश ये चाहता है कि राम मंदिर बने, वो बन रहा है। अयोध्या में मंदिर बनेगा, काशी में शिव जी का मंदिर तैयार हो गया, मथुरा भी एक हमारा श्री कृष्ण, हम तो यदुवंशी हैं, हमारी इच्छा है कि वहां बनना चाहिए। सारे देश के लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो वहां क्यों नहीं हो? लेकिन वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। नहीं नहीं, आप कहते हैं नहीं, बीजेपी पार्टी का अधिकार नहीं, पार्टी का अधिकार सब, मैं तो कहा ना, हर एक के कण कण में विद्यमान है। राजनीतिक तौर पर वोटों के चक्कर में कोई कुछ भी कहे, अंदर से ये चाहता है कि ये तीनों मंदिर बने। जब भगवान राम वापस लौटे वनवास के बाद और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तौर पर, उस वक्त में सबने उनको स्वीकार किया, देवता के तौर पर तो किया ही, लेकिन एक राजा के तौर पर भी स्वीकार किया। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि क्या 24 में आज के राम राज्य पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, 24 का जब चुनाव होगा, तो वो आपका वोटों में, सीटों में दिखाई देगा कि हाँ, उसको और ज्यादा खुले दिल से पूरे देश ने स्वीकार किया है? मैं तो मानता हूं कि जरूर तब्दीली होगी, लोग मान रहे इस बात को। कितनी सीटें? पिछली बार से ज्यादा। 400? आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन पिछली बार 303 थी, उससे ज्यादा सीटें आएंगी। पूरे देश से आपको लगता है ये माहौल है? हाँ, माहौल है। मुद्दे नहीं है देश ना, मुद्दे नहीं, मुद्दे हैं। भाजपा ने उन मुद्दों पे काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, उस पर काम भी करती है। अकेले राम की बात नहीं कि राम के नाम पे वोट मांगते, काम के नाम पे भी वोट मांगते हैं। जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उस मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, उस आधार पर हर वर्ग का लोग वोट देता है। और 303 से ऊपर सीटें आपके भारतीय जनता पार्टी की 2024 में आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और बेबाकी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, एक छोटा सा विराम।